नमस्कार दोस्तों, KRS अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सारे लोगों को विदित है कि पिछले 3-4 दिन, हालांकि रिसेंटली के अंदर ही हमने इस चैनल को शुरू किया है। अब आज से इस चैनल को हम सिस्टमाइज ढंग से शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हर एक सब्जेक्ट के हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा पूरे सब्जेक्ट का किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दृष्टिकोण से जो भी आयोग या किसी भी बोर्ड के द्वारा जो मान्यत पाठ्यक्रम है वो सारा का सारा यहाँ पढ़ाया जाएगा। चाहे मैं बात करूँ मैथ्स की, जैसे सर पढ़ा ही रहे हैं, उसके साथ साथ अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, इन सारे विषय जो है वो निश्चित रूप से कंप्लीट पाठ्यक्रम के तौर पर यहाँ पढ़ाए जाएंगे। तो आज मैं ये जो सीरीज लेके आ रहा हूँ वो पॉलिटिकल साइंस विषय से संबंधित है। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, चाहे वो आरपीएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज हो, चाहे वो आरएसएमएसएसबी के द्वारा ऑर्गेनाइज हो, या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी के द्वारा जो पेपर आयोजित किए जाते हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल साइंस, चूंकि हमारा ये भ्रम बना हुआ है यार, अधिकतर लोग जेन्युइन ये चलन के अंदर जो वर्ड है तो इस वजह से इसको पॉलिटिकल साइंस के रूप में निरूपित करते हैं। बट मैं आपको इस बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि पॉलिटिकल साइंस केवल मात्र जो ग्रेड के एग्जाम होते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की बात करें या फिर कॉलेज लेक्चरर की बात करें, ओरिजिनल पॉलिटिकल साइंस है वह विषय वहीं पूछा जाता है। बाकी हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो आईएएस से लेके और हम फोर्थ ग्रेड किसी भी एग्जाम तक की बात करें, वहाँ जो पाठ्यक्रम आता है वो पॉलिटी से संबंधित होता है। और चूंकि हम भाषा परिवर्तन के दृष्टिकोण से देखें तो पॉलिटी को जब हम हिंदी की लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसका उत्तर जो है वो राज व्यवस्था आता है। तो हमें सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी जो भी विषय या कॉन्स्टिट्यूशन जो भी आप मानते हो उसको शुरू करने के लिए यह आवश्यक है कि पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंस क्या है, अंतर इनके बीच में क्या है और कौन सा पार्ट किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट माना जाता है, उन विषय पर एक संक्षिप्त चर्चा करना अति आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन आप सब लोगों को एक बार पुनः शुभकामनाएं। तो देखिए, अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी का जो हिंदी वर्जन आता है वो दोस्तों आता है राज व्यवस्था। और मैक्सिमम एग्जाम जो होते हैं उनके अंदर राज व्यवस्था का पार्ट ही पूछा जाता है। अब राज व्यवस्था वो है, राज व्यवस्था को अगर हम एक समीकरण के माध्यम से समझे तो संविधान, अर्थात वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, वो प्लस इसमें आज तक जितने भी परिवर्तन या संशोधन किए जा चुके हैं, इनको परिवर्तन भी कहा जा सकता है या फिर शुद्ध राजनीतिक भाषा के अंदर बात करें तो संशोधन के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। तो ये जो सारा पार्ट मिलके, अर्थात जो 26 जनवरी 1950 से लेके आज तक का जो पार्ट है भारतीय संविधान के अंदर, जो 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, वो सारी की सारी चीजें हैं, यही राज व्यवस्था या पॉलिटी कहलाती है। और ज्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो राजनीति विज्ञान के अंदर इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी वर्जन जो है वो संविधान होता है। अर्थात संविधान वो है जो बेयर एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत सारी जो राज व्यवस्था की बुक्स हैं, अब आप एम लक्ष्मीकांत की बात करें तो वो राज व्यवस्था की किताब है, ना कि वो संविधान की पुस्तक है। तो इसी तरीके से अगर हम बौद्धिक पब्लिकेशन की या जो मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी पुस्तकें अपने को उपलब्ध होती है, वो सारी की सारी राज व्यवस्था की, संविधान की नहीं। संविधान के लिए तो ओरिजिनल रूप से बेयर एक्ट या फिर हमारा ओरिजिनल संविधान है। तो ये जो चीजें हैं ये आज से हम यूँ कह सकते हैं कि 73 साल पहले या 1950 26 जनवरी के दिन जो चीज लागू हुई थी वह संविधान है। इसके कई सारे भाग बढ़ा दिए गए हैं, तो कई सारे, जैसे भाग 7 की अगर हम बात करें तो लैप्स कर दिया गया है। आर्टिकल 238 की अगर हम बात करें तो वो भी नहीं है। अगर हम आर्टिकल 243 की बात करें तो ओरिजिनल रूप से 26 जनवरी 1950 को वो कुछ और हुआ करता था, और आज के संदर्भ में उसको देखें तो वो एक अलग चीज मिलती है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है राजनीति विज्ञान। ये अपने आप में एक बहुत फैला हुआ और विस्तृत विषय है, राजनीति विज्ञान, जिसके अंतर्गत कई सारे पॉइंट्स, मतलब राज व्यवस्था और संविधान जैसे कई सारे पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में संविधान है, बल्कि संविधान में राजनीति विज्ञान नहीं है। देखिए, राजनीति विज्ञान को अगर हम ठीक तरीके से एक्सप्लेन करें तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स, सब पॉइंट्स आते हैं, जिसके अंदर संविधान भी आता है। और ये ज्यादातर फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर जो पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत तैयारी करते हैं उन्हीं विद्यार्थियों को पूछा जाता है। इसके साथ साथ
थिंकर्स आते हैं, विचारक जिनको बोला जाता है, राजनीतिक विचारक। इसके साथ साथ थ्योरीज आती है, या हम ये कह सकते हैं अवधारणाएं। ये व्यवहारवाद क्या होता है, उत्तर व्यवहारवाद क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है, संसदात्मक शासन प्रणाली क्या है, इसी तरीके से डेमोक्रेसी क्या है, बायोक्रेसी क्या है, ऑटोक्रेसी क्या है, ये अलग अलग चीज, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव, संप्रभुता, राज्य, शक्ति, सत्ता, वैधता, ये सारी चीजें हैं, ये अवधारणाओं के अंतर्गत आती है। इसके साथ एक जो और पार्ट आता है उसको बोला जाता है विदेश नीति। और विदेश नीति के साथ साथ इसमें एक बड़ा जो पार्ट है वो लोक प्रशासन का भी इंक्लूड किया जाता है, जो ज्यादातर नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस फ्लो चार्ट से अपने को एक बात तो समझ में आ गई हो कि राजनीति विज्ञान जो है बहुत फैला हुआ विषय है, जबकि हमारे यहाँ ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की विशेषकर हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग तैयारी कर रहा है, वो सारे के सारे लोग पॉलिटिकल साइंस की तैयारी ना करके पॉलिटी की तैयारी करते हैं, जिसको राज व्यवस्था कहा जाता है। तो हमारा ये जो सेशन है या हमारी ये जो क्लासेस है वो सारी की सारी राज व्यवस्था से जुड़ी हुई है। अगर कोई विद्यार्थी इस भ्रम में है कि वो राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहा है, तो अपने आप में इसको क्लियर करने की जरूरत है, इसको स्पष्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये शब्दों का खेल होता है। संविधान अपने आप में अलग चीज है, राज व्यवस्था अलग चीज है, और राजनीति विज्ञान एक बहुत विस्तृत और हम ये कह सकते हैं कि फैला हुआ क्षेत्र है, तो ये अलग है। तो हम जो पढ़ेंगे वो सारी की सारी क्या पढ़ेंगे, राज व्यवस्था पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें पॉलिटी या राज व्यवस्था, तो बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं एक बार के लिए आपके सामने डिस्कशन कर लेता हूँ। तो देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर ये राज व्यवस्था पूछी जाएगी तो ये 2 फेजेज के अंदर पूछी जाएगी। अब 2 फेजेज का मतलब ये हो गया कि जो लोग इंडियंस या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से तैयारी कर रहे हैं उनको इंडियन पॉलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट में इंडियन एंड राजस्थान पॉलिटी दोनों का चैप्टर इंक्लूड किया जाता है। तो अगर हम बात करें भारतीय राज व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी की, देखिए दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के अंदर कई सारी चीजें आती है। इसमें एक पहले बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पार्ट पूछा जाता था, जिसको आजकल पिछले 1 साल से मैंने कई सारे जो कोर्सेज हैं, या कहने का मतलब कई सारी वैकेंसी जो आई है उनके पाठ्यक्रम का एनालिसिस किया, तो ये बात निकल के आई कि संवैधानिक विकास वाला जो चैप्टर है, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होता था, इसको आजकल लैप्स कर दिया गया है। पिछले अगर हम 2021 के एसआई की भर्ती की बात करें, आरएएस की भर्ती की बात करें, तो वहां केवल 2 चीजें पूछी गई थी, 1919 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम, तो सॉरी 1935 का अधिनियम। और अब की बार तो आरएएस के पाठ्यक्रम में इसको भी लैप्स कर दिया गया है। तो ये संवैधानिक विकास चैप्टर जरूर था पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन आजकल इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो प्रश्न उठता है कि सर ओरिजिनल पॉलिटी फिर कहाँ से शुरू होती है? ओरिजिनल पॉलिटी शुरू होती है अपनी संविधान सभा से। वैसे तो इसको कई लोग जो है वो संविधान का इसका ही पार्ट मान लेते हैं, इतिहास का ही पार्ट मान लेते हैं। अपनी जो पॉलिटी है वो शुरू होगी दोस्तों संविधान सभा से। तो मैं पॉइंट्स आपको एक बार के लिए आपके सामने स्पष्ट कर दूं। संविधान सभा अपने आप में एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। संविधान सभा के बाद में दूसरा जो चैप्टर है वो प्रस्तावना का आता है। ये संविधान शुरू होने से पहले की जो चीज़ें हैं वो है। उसके बाद में संविधान का परिचय आ जाता है। परिचय के अंदर विशेषकर हम संविधान के स्रोत पढ़ते हैं कि भारत का संविधान जो है वो कहाँ कहाँ से इंक्लूड किया गया है, और स्रोत के साथ साथ हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ते हैं। और ये दोनों चीज़ें जो है वो अब की बार जो आरएस 2023 प्री का पाठ्यक्रम है उसके अंदर इंक्लूड करी गई चीज़ें। उसके बाद में संविधान का जो भाग 1 है, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक, उसको लैप्स किया गया है। उसमें विशेषकर भारत का नाम क्या है, भारत किन किन चीज़ों से या किन समूहों से मिलकर बना हुआ है, उनमें अगर परिवर्तन करें तो संसद कैसे कर सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में 2 नंबर जो पार्ट है या संविधान का दूसरा भाग जो है वो नागरिकता के नाम से उल्लेखित है। और नागरिकता के संबंध में भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उनमें क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, अगर इसको करंट से कोरिलेट करके जैसे सीएए की बात चल रही है या ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है एनपीआर की अगर हम बात करें, तो ऐसा अगर कोई इश्यू है निश्चित रूप से पूछा जा सकता है, लेकिन उसको हम पॉलिटी के पाठ्यक्रम में शामिल ना करके उसको हम करंट से कोरिलेट कर लेते हैं, तो उस प्रश्न का हम ये कह सकते हैं कि मोटा मोटी विश्लेषण जो है वहाँ किया जा सकता है। तो उसके बाद में अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कई विषयों का हॉट टॉपिक बोला जाता है, उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस का भी ये हॉट टॉपिक है जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान का भाग नंबर 3, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बात करें
या फिर हमारे दैनिक जीवन के लिहाज से देखें या दैनिक जीवन के लिहाज से हर एक भारतीय के दृष्टिकोण से सोचें तो सबके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दोनों भाषाओं दोनों शब्दों के तौर पर भी पढ़ा जाता है। मौलिक कह सकते हैं या मूल भी कह सकते हैं, अधिकार फंडामेंटल राइट जिसको बोला जाता है। संविधान के भाग का मैग्ना कार्टा है ये। उसके बाद में भाग नंबर 4 नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के 4 नंबर भाग में ही 4 के एक बाद में जोड़ा गया था जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब, और एक मूल कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भी जोड़ा गया था। तो इसको भाग 4 क के रूप में जिसे मूल कर्तव्य के तौर पर भी पूछा जाता है, पढ़ा जाता है। पिछली बार पटवारी के एग्जाम में बहुत शानदार क्वेश्चन आया था इसका, मूल कर्तव्य नंबर 7 से रिलेटेड आया था। कोई 4 टर्म दी गई थी, उन 4 टर्म के संबंध में पूछा गया था। कई बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन के अंदर या किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य जो संविधान में इंक्लूड किए गए, जोड़े गए, तो इस तरीके का एक सामान्य क्वेश्चन बनता है, उस पर भी आप ध्यान दें। ये मूल कर्तव्य और मूल अधिकार इन दोनों में दिन रात का अंतर है, तो इसको भी समझने का प्रयास करें आप। उसके बाद में आती है संघ सरकार, और ये संघ सरकार है संविधान का भाग नंबर 5 जो है वो संविधान के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा पार्ट है। उसमें 100 आर्टिकल शामिल किए गए हैं, यूँ कह सकते हैं 1/4 अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी के अंदर इंक्लूड है। चाहे हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका की बात करें, या फिर कार्यपालिका के अंदर भी हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की मंत्रिपरिषद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या फिर व्यवस्थापिका के अंदर हम लोकसभा, राज्यसभा, इंद्र या लोकसभा राज्यसभा की समितियां, उनकी कार्य प्रणाली, ये जो सारी चीज़ें देखें। न्यायपालिका में अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, महान्यायवादी है, इन सारी चीज़ों का जो पार्ट है वो संघ सरकार के अंतर्गत आता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये यहीं बताई गई है। संघ सरकार के बाद में एक बड़ा जो पार्ट आता है वो आता है स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का। और उसके बाद में एक बड़ा जो पार्ट है वो पंचायती राज से रिलेटेड है। अब पंचायती राज के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो पंचायती राज के अतिरिक्त महत्वपूर्ण टॉपिक्स के अंदर जो आयोग बच जाते हैं, आयोग के साथ साथ संविधान संशोधन की प्रोसेस जो है वो, मतलब संविधान संशोधन किस तरीके से होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इसके साथ साथ आपातकाल। तो हम इंडियन पॉलिटी के बिहाफ से देखें तो ज़्यादातर ये पॉइंट्स मुख्य माने जाते हैं। वो संविधान सभा है, प्रस्तावना है, संविधान का परिचय, मौलिक अधिकार और मूल अधिकार दोनों एक ही टर्म है, नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य, संघ सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज, आयोग और संविधान संशोधन की प्रक्रिया या आपातकाल। अगर हम स्टेट पॉलिटी की बात करें, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और पिछली बार तो चाहे 2021 सितंबर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा राजस्थान आयोजित करी गई, या फिर अक्टूबर के अंदर RAS की बात करें, उन दोनों परीक्षाओं के अंदर स्टेट पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो सामान्य पेपर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हमारे RSMSSB बोर्ड के द्वारा या RPSC के द्वारा, या फिर अगर हम बात करें ग्रेडिंग के एग्जाम की, तो उनमें भी ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उनमें स्टेट पॉलिटी के जो जो बिंदु आते हैं वो इसमें आता है विधानसभा। हमारे राजस्थान की विधानसभा जो है 15 विधानसभाओं का कार्यकाल अब 15वीं का पूर्ण होने के कगार पर है। विधानसभा के बारे में पूछा जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद राजस्थान का बहुत कम पूछा जाता है। हालांकि इसमें कोई इक्का दुक्का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई रिकॉर्डधारी मंत्री हो तो उसके संबंध में ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। मंत्रिपरिषद के साथ साथ अगर हम बात करें तो सचिवालय के दृष्टिकोण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। और राजस्थान के आयोग, जिसमें RPSC की बात करें या फिर निर्वाचन आयोग की बात करें, और इसके साथ साथ आजकल एक जो लोकायुक्त नाम का चैप्टर और जोड़ दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ लोक नीति, ये RS प्री के पाठ्यक्रम का टॉपिक है। लोक नीति के संबंध में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर जो राजस्थान के संदर्भ में स्टेट पॉलिटी के संबंध में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है या जो पूछे जाने वाले बिंदु है वो मुख्य रूप से ये है। और अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें या भारतीय राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो मुख्यतः ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो कई सारे लोगों के भ्रम होता है कि पॉलिटी से, चूँकि मैं एक शुद्ध विश्लेषण की बात करूँ तो RPSC में पता नहीं पेपर सेटर कौन कैंडिडेट आया है, क्योंकि
अगर हम सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 जो सितंबर में ऑर्गेनाइज किए गए थे, उस पेपर का ठीक तरीके से विश्लेषण मैं अगर आपको बताऊं तो मित्रों ये है कि 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं, उनमें से 2 पेपर में 16 प्रश्न पूछे गए थे और एक पेपर में 17 क्वेश्चन पॉलिटी के संबंध में पूछे गए थे। अगर मैं पिछले RAS प्री की बात करूं तो वहां 23 क्वेश्चन पॉलिटी से आए थे। तो पॉलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोप है। बहुत सारे लोग कला संस्कृति और हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तुलना में इस विषय को इग्नोर कर देते हैं, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा घातक साबित होता है। उनके परिणाम के बिहाफ से देखें तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, हमारी ये जो क्लास है वो आप सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, विशेषकर इस विषय के संबंध में। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है वो हम यहाँ इंडियन पॉलिटी, ये जो सेगमेंट है यहाँ से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि भाषा और राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप ना पढ़ते हैं तो ये अपने लिए बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के लिए जरूरी है कि अगर हमने संविधान का भाग नंबर 5 नहीं पढ़ा है तो संविधान का भाग 6 समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हमें संघ सरकार का फॉर्मेशन पता नहीं है, संघ सरकार की रचना का पता नहीं है, तो राज्य सरकार को समझना अपने आप में एक बड़ी टास्क हो जाएगी। ठीक है, हाँ, कोई व्यक्ति विशेष का नाम अगर याद करना हो, किसी रिकॉर्ड पर अपने को एनालिसिस करनी हो, वो एक अलग इश्यू हो सकता है, लेकिन इस संविधान की ओरिजिनल थीम को समझने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले जो हम चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं उसका नाम रहने वाला है संविधान सभा, अर्थात वो इंस्टीट्यूशन जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया था। तो ये जो संविधान सभा जो चैप्टर है इसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।